कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का ख़ास मकसद ये है कि हमारी बस्ती के अंदर ये वार्ड नंबर 78 के अंदर कुछ लोगों ने कुछ भ्रम आवाम के बीच में फैलाने की कोशिश की है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि कुछ लोगों ने जो दूसरी पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि हमारे भाई हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन लोगों को सत्ता का इतना नशा चढ़ा हुआ है सर पे कि वो सब भूल जा रहे हैं कि हम कभी दोस्त हुआ करते हैं या हम भाई होते हैं, हम एक कौम के मानने वाले हैं, हम एक साथ रहने वाले हैं। वो इन चीज़ों को भूल जा रहे हैं। उनका ये इल्ज़ाम है कि हमारी बस्ती के अंदर जो जमातें हैं उन्होंने मेरी बीवी के लिए टिकट दिलाने के लिए किसी किस्म का कोई प्रयास किया है, जबकि ये सरासर झूठ बात है। मेरे जो ससुर जी थे, उनके भाई जो थे, वो पहले से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ था, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो पुराने लोग थे, जो अभी वार्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह थे, उनको टिकट ना देते हुए अगर मुझे टिकट दे दी गई है तो उनकी नज़र में ये बात आ रही है कि शायद जो है किसी और के दबाव में आके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज नहीं सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इसलिए पार्टी ने मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे टिकट दिया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी बस्ती के अंदर यहाँ पर शिया, सुन्नी, अहले देवबंदी और अहले हदीस, बोहरी, ये जितने भी मसलक के लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, जिसकी यहाँ पर 12 मस्जिदें हैं। यहाँ बस्ती में ओमकार बिल्डर आया था। उस वक्त जब बिल्डर यहाँ पर काम कर रहा था तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये बातें सामने लाई कि बिल्डर पूरी के पूरी बस्ती की मस्जिदों को शहीद कर देगा, यहाँ एक भी मस्जिद कायम नहीं रहेगी, सारी मस्जिदें ख़त्म कर दी जाएगी। हमने ये महसूस किया कि भाई मस्जिदें जो है वो अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए, एक भी मस्जिद के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़र्ब ना आए, कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हमने बस्ती के अंदर जितने भी मसलक के मानने वाले लोग हैं, जितनी भी जमातें हैं, मस्जिद कमेटियां हैं, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया कि भाई अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हम एक साथ आते हैं। बाकी जो काम है अपने अपने मसलक के एतबार से आप अपनी जिस तरीके से प्रार्थना आप करते हैं आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन क्योंकि अल्लाह का घर है वो, तो उसके बचाने के लिए हमको एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने उसी मकसद के लिए सिर्फ एक साथ आए। हमने उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए हम एक साथ नहीं आए थे। ये अलग बात है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके जहन में ये बात आ गई कि कहीं जमातों की वजह से उनको नुकसान ना हो जाए। हमारी जमात ने, जितनी भी जमातें हैं बस्ती की, उन्होंने जब हमारे यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने मिलकर सेकुलर पार्टी का सपोर्ट किया। जब यहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो क्योंकि हमारे बड़े बड़े उलमा का कहना था कि सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट किया जाए, इसलिए हमने उस वक्त भी मिलकर सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट किया। और आज भी हमारी लड़ाई जो है वो फ़िरका परस्त ताकतों से है, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों का साथ किसी भी हालत में नहीं दे सकते। ऐसे लोग जो हमारी मस्जिदों की अजान पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का शाना बशाना साथ देते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं जा सकते। हमारी लड़ाई हमारे यहाँ की बस्ती के किसी भी इंसान से नहीं है। जितने भी लोग, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब हमारी बहनें हैं, हमारे साथ में उठने बैठने वाले हैं, सबसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जब उनकी पार्टी ही इस तरीके का रुख अख्तियार कर ली है कि वो ऐसी फ़िरका परस्त ताकतों के साथ में शामिल हो गई है, तो उसकी वजह से मजबूरी में हम उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। फिर कुछ हमारी बस्ती के अंदर लोगों का कहना है, कुछ लोग इस बात का बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि नेशनल उर्दू हाई स्कूल जो है उसको बनाया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है और आपके माध्यम से गुजारिश है इस पूरी बस्ती के लोगों को कि जितने लोग ये गुजारिश कर रहे हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले उर्दू मीडियम स्कूल में डालें लाके पढ़ने के लिए। बच्चे आज स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं। आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर तो हम लोग, वो तो मिर्ज़ा गालिब का या मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, ये मनी हमारा काफिर है बरसों में नमाजी बन ना सका। तो नमाज तो हम लोग जो है वो बच्चे स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चे कहाँ से आएंगे? आज ज़्यादातर लोग जो है जिसको भी देखो वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात कर रहा है, किसी को उर्दू मीडियम में पढ़ाने का शौक ही नहीं है बच्चों को। तो स्कूल का स्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा उसमें? जब बच्चे आएंगे, जब वहाँ अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा उसका। सिर्फ आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधार सकते हो जब बिना बच्चे को वहाँ पर?
और ये हाल सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूलों का नहीं है, आज पूरे बॉम्बे का आप माहौल देख लीजिए, पूरे महाराष्ट्र का माहौल देख लीजिए, मराठी स्कूलें भी बंद हो गई हैं, तेलुगु तमिल कन्नड़ा स्कूलें भी बंद हो चुकी है, हिंदी मीडियम स्कूलें भी बंद हो चुकी हैं। अब ये नौबत हमारी उर्दू मीडियम स्कूलों की तरफ भी बढ़ रही है। तो आप ऐसे मुद्दे उठाइए जिसका कोई हल हो। हम अगर स्कूल के मैनेजमेंट वाले हैं, या हम अगर स्कूल के मैनेजमेंट को चला रहे हैं, या हम अगर स्कूल को देख रहे हैं, तो हम वहाँ से बच्चे कहाँ से लाएंगे? आप बस्ती के बच्चे आना चाहिए ना वहाँ पढ़ने के लिए, बाहर के बच्चे तो आएंगे नहीं यहाँ पढ़ने के लिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ाने के लिए आप आगे बढ़िए। इंशाल्लाह स्कूल का स्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, माहौल भी सही हो जाएगा। तीसरी एक बात आ रही है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन के अंदर लोगों ने कब्रिस्तान के मुद्दों को एक इशू बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे मेघवाड़ी में एक ही वाहिद मुस्लिम कब्रिस्तान है, और मेरे ख्याल से हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उनके इलाकों में जो है शमशान भूमि वगैरह भी होती है। तो शमशान भूमि वगैरह का भी जो काम होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर पार्टी फंड से पार्टी फंड से तो नहीं कराता है, गवर्नमेंट के फंड से ही कराता है। और गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो आम जनता के जो है इनकम टैक्स से आता है, गवर्नमेंट कहीं अलग से उसको जनरेट करके नहीं लाती है। हमारे उनके वहाँ पे मशान का काम अगर कराया जाता है तो मैंने तो नहीं देखा किसी नेता को कि अपने किसी भाषण के अंदर वो इस बात का लेके आए कि मैंने मशान का काम कराया, इतना फंड लगाया, उतना फंड लगाया शमशान का। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ आ गई है कि हमारे वहाँ कब्रिस्तान का एक काम किया गया है, माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है कब्रिस्तान का। फंड जिसने भी कराया होगा, फंड तो गवर्नमेंट का है, जिसने भी प्रयास किया होगा तो उस चीज़ को इलेक्शन में कम से कम इसका इशू ना बनाए। कब्रिस्तान है वो, वहाँ पे लोगों को जाने के बाद आखिरी जगह, वो कम से कम उसको तो इशू ना हो, इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक मुद्दा और है कि लोग जो है मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बिल्डर का आदमी हूँ, बिल्डर ने मुझे टिकट दिलाकर इलेक्शन में खड़ा किया है। हमारी बस्ती के अंदर एक कुकरेजा बिल्डर है जिसका आज कई सालों से काम चालू है। गवर्नमेंट का रूल आता है कि कम से कम 3 साल का भाड़ा एक साथ देना चाहिए। आज भी आप जाइए, उसका पता लगाइए कि वहाँ उस बिल्डर की दलाली कौन कर रहा है, उस बिल्डर की तरफ से फंड लाके कौन क्या कर रहा है, उस बिल्डर के पूरे कामकाज का कॉन्ट्रैक्ट कौन उठा रहा है, उस बिल्डर का असल दलाल कौन बना हुआ है। एक महीने का भाड़ा आता है, उसमें भी कई महीनों के लोगों के भाड़े अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये सब इशू आप देखिए ना कि आप जो इशू आप उठा रहे हो तो पहले अपने आप के गिरबान में झांको। आप बिल्डर के खुद जुड़े हुए इंसान जो है वो दूसरों को बिल्डर का आदमी बता रहे हैं। और कोई बिल्डर अगर एक फंड में 1 रुपए का भी फंड लगा रहा है मेरे पीछे, तो आप उसको लाके साबित कीजिए। बिल्डर का आदमी बिल्डर की औरत बनाने से पहले आप पहले साबित तो कीजिए कि बिल्डर कौन क्या कर रहा है। हमने हमारी मस्जिदों के अंदर जब मस्जिदों की बारी आई थी कि ओमकार बिल्डर जो है मस्जिदों को यहाँ से हटा देगा, एक भी मस्जिद को सही सलामत नहीं रहने देगा, तो सबसे पहले हम मस्जिद वालों ने ही उसको नोटिस वगैरह भेजा। बिल्डर के पीछे हम पड़े। आज तो माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वो बिल्डर ही भाग गया है बस्ती से। ले और मस्जिद के लिए जब भी कोई बात आएगी तो जमातें जो है वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई हैं कि मस्जिद को किसी भी तरीके से कोई भी आएगा और मस्जिद को शहीद करके चला जाएगा। हम जो है पूरी तरीके से, क्योंकि आवाम के पैसे से ताउन होती है मस्जिद, किसी एक के बाप की जागीर नहीं होती है। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मस्जिद के ऊपर किसी किस्म का कोई बात ना आने पाए। और आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जमातें आपस में मस्जिद के मसले को लेकर मुत्तहिद हैं, अपनी कौम के मसले को लेकर मुत्तहिद हैं। और जब हमारे बड़े बड़े उलमा कोई फतवा देते हैं, किसी बात के लिए हमसे गुजारिश करते हैं, तो उनकी बातों को मानना हमारे लिए जायज़ है, क्योंकि हमारे उलमा जो होते हैं वो हमारे रसूल के नायब हैं। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनकी बातें तो हमको मानना ही है। वो किस हिसाब से फैसला देते हैं, किस हिसाब से अपनी बात को रखते हैं, कि उनका नज़रिया है, वो उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या नज़रिया उनके सामने आया है, जिसके हिसाब से उन्होंने हमको मालूमात दी, तो हम उनको पैरवी करते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर एक चीज़ और भी है। हमारे जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि बस्ती के अंदर हमारे यहाँ पर सेकुलर पार्टियों का वजूद आए, ऐसी पार्टियों का वजूद ना आए जो धर्म के नाम पर लोगों को काटते और बांटते हैं। हम मस्जिद वाले भी एक इसीलिए हुए थे, जो पहले सा एक नारा आप लोग ने सुना होगा, काफ़ी चल रहा है आजकल, बटोगे तो कटोगे। हम मस्जिद वाले भी उसी नारे के हिसाब से एक हुए थे कि एक भी मस्जिद के ऊपर, अभी बीच में अजान का मसला उठाया गया था, मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने की बात आई थी। कोई अभी एक नीतीश राणे का एक बयान आया हुआ है, कुछ इलेक्शन के बाद बुलडोजर तैयार है।
अब किस पस मंजर में बोला होगा वो आप लोग समझदार है। तो हम नहीं चाहते ना कि ऐसी कोई फिरका परस्त ताकत या ऐसी जहनियत वाले लोग हमारी कौम के ऊपर आके हावी बने, यहाँ पे हुक्मरान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सेकुलर पार्टी होगी उसका इक़्तिदार आए। हमारी बस्ती के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि SIR का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है और कई लाखों के हिसाब से, कई करोड़ों के हिसाब से लोगों का नाम जो है इलेक्शन लिस्ट से निकाला जा रहा है। हमारी कौम के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ ये है कि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो SIR के मुद्दे को लेकर हमने ये फैसला किया है कि हमारी जितनी भी मस्जिद की जमातें हैं वो हर मस्जिद के बाहर टेबल लगाएंगी, अपने पढ़े लिखे नौजवानों को वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे रखेंगी ताकि SIR वगैरह का फॉर्म पूरी तरीके से भरा जा सके, सही तरीके से भरा जा सके। हमारी बस्ती का एक भी बंदा ऐसा ना हो जिसका नाम SIR से निकल जाए। हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट की एक टीम बिठाएं ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके का कोई किंतु परंतु लेकिन है तो उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है और कम से कम जिसका खर्च आए, हम ऐसे लोगों की एक टीम को भी यहाँ पर बिठाएंगे ताकि हमारी बस्ती के लोग जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द सही करा लें। इसके अलावा सर्वे होने वाला है BMC का, वो क्या मामला है? जी, हमारे यहाँ पे बस्ती के अंदर अभी भी सर्वे होने वाला था। बस्ती में नोटिस लगी हुई थी। असल में क्लस्टर सर्वे करके ये लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था। इससे पहले भी कुछ सालों पहले हमको ये बताया गया था कि बस्ती के अंदर आपका सर्वे किया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों के पास फोटो पास होता है उसी तरीके से हम आपको स्मार्ट कार्ड देंगे। इस हिसाब से उन लोगों ने बस्ती में एक सर्वे कराया था। हमारे वाइकर साहब उस वक्त गृह निर्माण मंत्री थे, उन्होंने वो सर्वे कराने की बात की थी। उन्होंने बाकायदा सारे के ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया था तालाब के पास में और उसमें ये घोषणा की थी कि ये सर्वे होने के बाद सबको स्मार्ट कार्ड मिलेगा और आप पात्र हो जाएंगे। आपका जो पात्र अपात्र का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा। वो सर्वे हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पब्लिक के दिल में ये डर है कि जब BMC हमारा सर्वे कर लेगी, हमारा बायोमेट्रिक वगैरह कर लेगी, उसके बाद में वो पूरे के पूरे पेपर उठा के किसी भी बिल्डर को उठा के दे देगी और कल का वो बिल्डर जो है आके अपनी दादागिरी करते हुए हमारी बस्ती के लोगों का घर अगर तोड़ता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। इसलिए हमारे लोगों के दिलों में ये डर है। तो अभी भी सर्वे के लिए नोटिस वगैरह लगाई गई थी। हमने SRA में जाके बात की उसके बारे में। हमने वहाँ से मोहलत मांगी उनसे कि भाई ठीक है, आपका काम अगर सर्वे करना भी है तो अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन हो जाने दो। इलेक्शन खत्म होने के बाद हम बाकायदा तौर पे अपने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले चेक कराएंगे, उसके बाद में आप सर्वे करने के लिए आइए। क्योंकि हमारी बस्ती के बहुत से लोग, गरीब बस्ती है, यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी ऐसा है कि कुछ लोगों के घर वालों का इंतकाल हो चुका है, मर गए माँ बाप, लाइट बिल उनके नाम पर ही चला आ रहा है, राशन कार्ड में उनका ही नाम चला आ रहा है, आधे पेपर में अम्मा का नाम चला है, आधे में कुछ और भाई का नाम चल रहा है, किसी में कुछ और मसला चल रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जब तक सही नहीं हो जाएगा वो तो आके अपात्र कर देंगे। और गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है अपनी प्रक्रिया में कितनी सक्षम है। अपात्र को पात्र कराने के लिए बेचारे को वो घर बार बिक जाए, उसका इतने हालात हो जाते हैं उसमें। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के पहले डॉक्यूमेंट सही हो, उसके बाद ये हो। और सरकार से भी अपील करेंगे कि पूंजीपतियों के दबाव में आकर हम गरीबों के झोपड़ों को मत उजाड़ो। हम लोग भी इंसान हैं, भेड़ बकरी नहीं है। आप पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, गरीब आवाम जो है यहाँ पर, इनके घर मत उजाड़ो। हमारा आपसे एक ही नारा है, एक ही बात की फरियाद है हमारी आपकी कि हर एक को घर के बदले घर मिलना चाहिए। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ 19-20 है, SRA के कानून के अंदर तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं क्योंकि बिल्डरों का मतलब उनको पहुंच जाता है जो भी हिसाब किताब होता है तो वो आवाम को परेशान करते। वरना SRA के अंदर तो ऐसा है कि एक छोटे से चिंदी का भी पेपर रहेगा आपके पास में तो उसके ऊपर भी आप पात्र हो सकते हो, लेकिन वो उतने डॉक्यूमेंट्स आपको बताते नहीं है। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि आप ज़हनी परेशान हो कि आप मतलब जो है अपने आप की हार मान लेते हो। तो हमारी सरकार से ये अपील रहेगी कि सरकार ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। हम भी गरीब लोग हैं, हमको भी घर के बाहर घर मिलना चाहिए। हम भी यहीं के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के बाशिंदे, हम लोग इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई में जितना आप लोगों ने हिस्सा लिया था उतने हमारे पुरखों ने भी हिस्सा लिया था। इस शहर की तरक्की में जितना आपका हाथ होगा उतना हमारा भी हाथ होगा। जितना हमारे गैर मुस्लिम भाई मेहनत करते हैं उतने हमारे मुस्लिम भाई भी मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव ना किया जाए, बल्कि हमको भी इंसान समझा जाए और हमको भी सामान्य हक दिए जाए। आए दिन हमारे सामने कहानियां आती हैं, मराठी बोलने के नाम पे झगड़ा हो रहा है, बराबर, मराठी मानुस के नाम पे झगड़ा हो जा रहा है, बुरके पे के नाम पे झगड़ा हो जा रहा है। भाई आप लोग भी तो अपने हिसाब से पहनावा पहनते हो, आपको किसने मना किया है?
जब ज़्यादा धूप निकलती है, आप नागपुर वगैरह साइड में चले जाइए और ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा विदर्भ वगैरह के इलाके में चले जाइए, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हिंदू महिलाएं भी अपने चेहरे पे नकाब लगाती हैं, मास्क पहनती है। आपको निकाब से इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? आपको नहीं लगता सर ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की देन है, और इसका पूरा इल्जाम व्हाट्सएप पे जाता है। हाल ही में तुर्कमान गेट की जो है एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर। तो मानते हैं कि व्हाट्सएप की सब कहानी ही है। ये सरकार को जो है ना इन सारी चीजों पे खुद नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, ये व्हाट्सएप जो है ना, देखिए जो झूठी खबरें, झूठी अफवाहें फैला, हाँ जी, जो सोशल मीडिया है वो ऐसा है कि आपको एक चीज मैं भी बता दूं कि हम लोग जब अपनी रैली वगैरह के अंदर, डोर टू डोर कैंपेन के अंदर जब घरों घरों पे जा रहे हैं तो लोग हमको बता रहे हैं कि भाई 4 बटन दबाना है, 3 बटन दबाना है। तो हमने बताया उनको कि भाई ये सब जो है ना, जो गांव खेड़े के वहाँ पर जहाँ पे बलदियाती इलेक्शंस थे वहाँ के प्रोसीजर थे यहाँ पे कि प्रधान भी चुनना था, आपको सरपंच भी चुनना था, ये सब चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे 3 बटन 4 बटन का प्रोसेस था। अब वो वाला प्रोसेस जो है वो हमारे यहाँ पे घुमाए जा रहे हैं। इससे आवाम जो होती है वो कन्फ्यूज होती चली जा रही है। अब ये कन्फ्यूजन को दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। और ऐसी चीज़ें जो व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे चलती है, एआई पे चलती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसा नियंत्रण क्षेत्र बनाए कि ऐसी कोई भी चीजें जो होती हैं वो बिना वहां से सैंक्शन हुए बाहर ना निकले। ये अपने अंडर में लेना, ये अपने अंडर में लेना चाहिए सरकार को। होता ये है कि जो भी खबर आती है, जैसे कहीं पे भी होता है, कहीं कुत्ता मरा पड़ा हुआ है तो उस पर भी इल्जाम लग जाता है कि गाय मरी पड़ी है। ऐसे लोगों को मॉब लिंचिंग वगैरह हो जा रही है। एआई पे सर आप समझ भी नहीं पाएंगे कौन किसने क्या बनाया, मंदिर मस्जिद जी 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 किससे चल रहे हैं। जी नहीं, गवर्नमेंट को जाता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे ये हो गया वो हो गया, उस बारे में क्या है एआई का? नहीं, आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एआई जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए भी है तो उससे ज़्यादा हमारे को नुकसान भी पहुंचा रही है। ये तो आप लोगों ने भी स्कूलों में पढ़ा होगा, जब निबंध हमको लिखना आता था तो साइंस जितनी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है उतनी हमारे लिए डेंजरस भी। आज जो है लोग टेक्निकली जो यूज़ करते हैं उसका, आज एआई वगैरह जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा है उसका, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले, आप उसके ऊपर कोई ऐसा कानून बना दे कि वो नियंत्रण से बाहर न जाने पाए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का रिस्पांस आपकी पार्टी को मिल रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार तो हमारी पार्टी का मसला ऐसा है कि यहाँ पर गठबंधन की वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत बैकफुट पे चली गई थी। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि ये जो वार्ड नंबर 78 है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे एक तरफा वोट मिलते थे, वन साइड में कांग्रेस जीतती थी, यहाँ दूसरी कोई पार्टी का वजूद ही पैदा नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो गठबंधन वगैरह का मसला पैदा हुआ और कुछ थोड़ा सा मतलब जो है पॉलिटिकल जो चेंजेस आए हैं 2014 के बाद से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारी पार्टी जो है ना उस वक्त वो एक फुट पे चली गई थी। लेकिन हमारी पार्टी को कई, हमारे लोगों को, बस्ती के लोगों को कई सालों के बाद वापस से एक बार 8 साल के बाद पंजा वापस दिखाई दे रहा है, उनको पंजे का निशान दिखाई दे रहा है। और हमारी बस्ती के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के विचारों के उससे का समर्थन करते हैं। हमारे बस्ती के लोग जो हैं वो कांग्रेस के विचारों का समर्थन करते हैं। इसलिए हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिसके भी दरवाजे पे हम जाते हैं उसकी एक ही बात होती है कि बेटा हम तो हमेशा पंजे को ही वोट देते आए हैं और हम पंजे को ही वोट देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।